ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर जो है वो पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग है। पावर शेयरिंग का जो मीनिंग होता है उसमें क्या होता है, जब पावर्स को हम डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग आपकी लेवल में भी हो सकती है। जैसे आपके 3 लेवल है, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। तो आपकी जो पावर शेयरिंग है जो आपकी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम 2 कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका एक तो आपका श्रीलंका है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे आपका बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग की गई थी और श्रीलंका में पावर शेयरिंग का तरीका क्या था एक्चुअली। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वो हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये आपका बेल्जियम की एक कंट्री है, और जो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है। और एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर जो ये अपनी जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ शेयर करता है। जो बेल्जियम है उसमें एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन मीन जहाँ पर आपके बहुत सारे लोग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं, या आपका रिलीजियस एथनिक आपकी कंपोजिशन भी हो सकती है। तो अगर आप बेल्जियम को देखेंगे तो बेल्जियम का जो फ्लेमिश रीजन है, जो येलो पार्ट है उसको फ्लेमिश रीजन कहते हैं, और जो नीचे वाला जो पार्ट है आपका वो वलोनिया रीजन है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से पार्ट में कौन से लोग रहते हैं। फ्लेमिश आपने देखा, जो फ्लेमिश जो रीजन है उसमें आप देखना इसमें 3 प्रकार के लोग रहते हैं। आपके डच है, और आपके इसमें फ्रांस के स्पीकिंग पीपल है, और आपके जर्मनी स्पीकिंग पीपल है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, आपको याद रखना, तो हमेशा याद ना एफ साथ नहीं चलेगा। तो ऊपर वाले में कौन रहेंगे? डच रहेंगे। नीचे वाले जो हिस्से में आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहेंगे। जो जर्मनी है वो जो 1% है वो आपके वलोनिया वाली रीजन में रहेंगे इसके। और परसेंटेज देखो आप, फ्लेमिश की जो परसेंटेज है 59% डच है फ्लेमिश रीजन में। वलोनिया रीजन में जो आपकी जो परसेंटेज है 40% है, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। और जो थर्ड जो जर्मन है वो 1% है, और जो जर्मन है दे आर पार्ट ऑफ द वलोनिया रीजन। ये वलोनिया रीजन का पार्ट है। अगर हम कैपिटल की बात करें, जो ब्रुसेल है, जो फ्लेमिश रीजन के अंदर इनकी जो कैपिटल है, वहां पर अगर परसेंटेज देखेंगे वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग की परसेंटेज ज्यादा है, और डच स्पीकिंग की जो परसेंटेज है वो 20% है। एक चीज याद है, जो पूरी कंट्री में ज्यादा है वो आपको कैपिटल के अंदर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, तो पूरी कंट्री में कौन ज्यादा है? डच है। तो कैपिटल में जो डच की पॉपुलेशन होगी वो 20% के करीब होगी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपका श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रीलंका आपको पता है कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, और ये श्रीलंका का आपका मैप आप इसको देख रहे हैं। जो ऑरेंज पार्ट है यहाँ पर जो है श्रीलंकन तमिल रहते हैं, और जो ब्राउन पैचेस है इसमें इंडियन तमिल्स रहते हैं। बाकी जो येलो पोर्शन है उसमें इंडियन तमिल्स, और जो पिंक कलर है यहाँ पर इसमें मुस्लिम्स आपके रहते हैं एक्चुअली। ठीक है, श्रीलंका आपको पता है एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन मतलब जहाँ से चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, और भारत से जो तमिलनाडु हमारा जो कोस्ट है उससे थोड़ा ही किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। और श्रीलंका के अगर कंपोजिशन की बात करें हम, तो श्रीलंका के अंदर जो सिंहला स्पीकिंग लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 74% है, और जो तमिल स्पीकर उनकी 18% है। ठीक है, 18% में 13 जो परसेंट पॉपुलेशन किसकी है? श्रीलंकन तमिल की, ऑरेंज वाले पार्ट में। और जो बाकी 5% बचा वो ब्राउन पार्ट है, उसमें हमारे इंडियन तमिल रहते हैं, और 8% आपके अदर्स हो गए इसमें एक्चुअली। ठीक है, जैसे आपने बताया था जो पिंक पार्ट है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपकी रहते हैं। अब जो नेक्स्ट हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि अब श्रीलंका ने कौन सा तरीका अपनाया अपनी कंट्री में जिससे पावर शेयरिंग हो सके। आपको पता है श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था, और श्रीलंका जब 1948 के अंदर आजाद हुआ तो उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे कदम उठाए सिन्हाला सुपरमेसी के लिए। सिन्हाला आपको पता ही है श्रीलंका की एक लैंग्वेज है। उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिन्हाला की जो सुपरमेसी श्रीलंका के अंदर सेटअप हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने कानून पास किया गया था 1956 के अंदर। ठीक है, और इसको मेजर कहा जाता है, मेजोरिटी के फेवर में ये कदम उठाए गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सिन्हाला जो लैंग्वेज है इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था एक्चुअली। ठीक है, और दूसरा
श्रीलंकन जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, गवर्नमेंट जॉब्स है, वहां पर इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई थी एक्चुअली, ठीक है। इससे क्या हुआ था, जो सिन्हाला जो स्पीकिंग पीपल है और तमिल जो स्पीकिंग पीपल है, उनके बीच में एक तरह से रिफ्ट क्रिएट हो गया था। दोनों जो कम्युनिटी है आपस में, उनके बीच में गैप्स बढ़ गया था उनके बीच में, और इससे क्या हुआ था, श्रीलंका के अंदर एक तरह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अगर हम बेल्जियम को देखेंगे कंपेयर टू श्रीलंका, बेल्जियम ने जो कदम उठाए थे वो श्रीलंका से काफी अलग थे, क्योंकि जो बेल्जियम में इन्होंने क्या, जो बेल्जियम था, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को, जब तक इन्होंने अमेंडमेंट किया, चेंज किया, जब तक जो तीनों कम्युनिटी थी उनके बीच में पावर इक्वल शेयर नहीं हुई, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो बेल्जियम था उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया था, 1970 से लेके 1993। मेन मकसद क्या था बेल्जियम सरकार का, कि पावर को इक्वली डिवाइड किया जाए डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग और द जर्मन्स के अंदर। तो इससे फायदा क्या होता है, पावर शेयरिंग जब इक्वली डिवाइड होता है तो इससे बेनिफिट आपका ये होता है कि जो कम्युनिटीज है डिफरेंट उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती, ना ही कोई सिविल वॉर टाइप सिचुएशन आती। जैसे एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, घर में जैसे मान लो कि घर में 4 मेंबर है, और मान लो एक फादर मदर है, उनके बेटा बेटी है, और हर बार क्या होता है जो बर्थडे आता है तो जो लड़की है उसको कभी साइकिल मिलता है, कभी चॉकलेट मिल गया उसको, कभी फोन मिल गया, और बच्चे को कुछ ना कुछ नहीं दिया जा रहा बर्थडे पे लड़के को। तो उससे क्या होगा, उसके मन में क्या रहेगा कि मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, ठीक है। तो उसके मन में एक तरह से रिवोल्यूशन टाइप उसके अंदर फीलिंग आएगी, और एक दिन वो क्या करेगा, बगावत कर देगा। तो सेम है, पावर शेयरिंग एक सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। पावर शेयरिंग अगर सबके बीच में इक्वली डिवाइड हो तो वो कंट्री बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर सकती है। अब हमने बेल्जियम में देखा, उन्होंने पावर शेयरिंग के लिए क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अब अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने कैसा क्या क्या कदम उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे, जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, इनकी क्या बराबर रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो 10 मिनिस्टर हैं तो 5 डच के रहेंगे और 5 फ्रेंच स्पीकिंग के रहेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो थी पहले, उसके बाद ज्यादा पावर थे, तो स्टेट गवर्नमेंट नोट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, जो फ्लेमिश रीजन की है, वैलोनिया रीजन की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं रहेंगे, ठीक है। ये अपने अलग से पावर को यूज कर सकते हैं और अपने फंक्शन कर सकते हैं। जो ब्रुसेल है, जो बेल्जियम की जो राजधानी है, वहां पर भी क्या है, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहां पर जो पावर होगी वो इक्वली डिवाइड होगी, क्योंकि जो पूरी कंट्री में है वहां पर भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे। तो इसी बेस पे ब्रुसेल के अंदर भी एक अलग से सरकार बनेगी, और बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उस गवर्नमेंट में भी जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी उनकी जो है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और एक लास्ट में कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और द जर्मन स्पीकिंग पीपल इसमें काम करेंगे, और लैंग्वेज से या कोई एथनिक कम्पोजिशन कोई भी अगर डिसीजन होगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा सोल्व किया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे विद पावर शेयरिंग, आपकी पावर शेयरिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग जो है एक्चुअली ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, ओके नाउ विल डिस्कस। तो पावर शेयरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पावर शेयरिंग क्या करता है, ये सबसे पहले जो आपका कॉन्फ्लिक्ट्स, ये रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है पावर शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर शेयरिंग क्या करता है, इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात करें हैं तो आप पावर शेयरिंग की भी आपको बात करनी पड़ेगी। विदाउट पावर शेयरिंग आप कह ही नहीं सकते वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही क्या आपकी पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, पावर जो शेयरिंग है इट कंट्रोल लार्ज एरियाज। जो पावर शेयरिंग है वो लार्ज एरियाज को कंट्रोल करती है आपकी, ठीक है। और पावर शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बना के रखती है। ये कुछ अदर पॉइंट्स है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। पावर शेयरिंग क्या करता है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी बना के रखता है एक्चुअली, ओके। तो पावर, यहाँ क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादातर ये आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। ज्यादा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे पहले रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट को दूर करता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखता है, लार्ज एरिया को कंट्रोल करता है। तो पावर शेयरिंग के अंदर आप ये चीजें लिख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, इसमें जो आपकी
जो डिवीजन ऑफ पावर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है आपका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल आपको पता है ये लाइनें होती है, इस पे आप लेजिस्लेचर आपका इस ओके, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपको पता है इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों एक ही लेवल पे होते हैं आपका। मान लो जैसे ये हो गया आपका, तो एक ही लेवल पे होंगे तीनों के तीनों, और जब इनकी जो पावर है वो पावर क्या है एक्चुअली, तो तीनों पार्ट्स है तो उनकी पावर बराबर है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं करता। आप जो तीनों गवर्नमेंट के जो ऑर्गन हैं वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम। दूसरा है आपका पावर वर्टिकल, जो आपका इसमें देखो लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन में जो पावर शेयरिंग और बराबर है। द सिस्टम, इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इंश्योर करता है कोई भी ऑर्गन अपनी अनलिमिटेड पावर्स को यूज ना कर सके एक्चुअली। अब दूसरा है आपका जो है पावर शेयरिंग इन गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल में डिस्कस की जाती है। जैसे आपको पता है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इसको वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, जिसमें आपके पावर से सबसे ऊपर आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद पता है आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद आपको पता है लोकल लेवल गवर्नमेंट है। तो पावर शेयरिंग आपकी वर्टिकल भी होती है एक्चुअली यहाँ पर। बट इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो मोर पावरफुल होता है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो आपका वो लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट है कि पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। दिस इज नोन एज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आपको पता है इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, आपकी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, आपका ओबीसी है, एसटी है, एससी है, तो इसके अंदर भी आपके जो पावर क्या है शेयर की जाती है एक्चुअली। आपको पता है हिंदुस्तान एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रहते हैं, तो सरकार क्या करती है सबके साथ पावर शेयरिंग की जाती है, किसी भी ग्रुप को इग्नोर नहीं किया जाता है एक्चुअली। अगर आप श्रीलंका का आपने कम ध्यान दिया होगा, श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग हुई थी वहाँ पर जो बाकी जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स थे इनको इग्नोर किया गया था। जब किसी को इग्नोर किया जाता है आपको पता ही है तो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो आपने श्रीलंका के टाइम में आपने देखा। तो बेल्जियम में आपने देखा था कि पावर शेयरिंग इक्वली डिवाइड की गई थी, तो बेल्जियम के अंदर कोई भी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। तो पावर शेयरिंग हमारे देश में भी आपको याद हो, भारत बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर, और हमारे देश में आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी इक्वली पावर शेयरिंग की जाती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। आपके मैंने अभी बताया था, ऐसे ओबीसी होगा, आपके एसटी हो गया, एससी हो गया, और इवन माइनॉरिटीज के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। अब पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या है। प्रेशर ग्रुप्स बेटा वो होते हैं जो एक्चुअली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते हैं ये लोग, और ये बाहर से ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि उनकी डिमांड्स को मान ली जाए। जैसे प्रेशर ग्रुप फॉर एग्जांपल जैसे आप कह सकते हैं कि किसान यूनियंस ग्रुप हो गए, ट्रेड यूनियन ग्रुप्स हो गए, ये सारे के सारे प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है एक्चुअली। और इनके एक तरह से इनके साथ भी पावर शेयरिंग की जाती है। मेन इससे बेनिफिट्स ये क्या रहता है, सबको एक तरह से मौका मिल जाता है, कंपटीशन बना रहता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो 5 नंबर में आता है बोर्ड में। तो सबसे पहले आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने लिखना है पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग लिखने के बाद डेफिनेशन, उसके बाद सारे पॉइंट्स आप लिखे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप। डेमोक्रेसी में आपको पता है द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज फ्रॉम द वेरियस कंटेंडर। डेमोक्रेसी में आपको पता है कि आपको जो लोग हैं उनको चॉइस होती है कि अपनी मर्जी के वो कंटेंडर्स को चुन सकता है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, आपको कोई फोर्स नहीं करता है। इससे क्या पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन होता है, एंड कंपटीशन होते बहुत ही ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए। और कंपटीशन से ये होता है कि जो पावर है वो आपकी सिर्फ एक ही हाथ में नहीं होती, वो पावर आपकी हमेशा क्या होती है, वो आपकी बदलती रहती है एक्चुअली। तो ये हमारा चैप्टर था पावर शेयरिंग का, और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसके फिर हम डिस्कस करेंगे आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। थैंक यू।